नमस्कार, करंट अफेयर में आपका स्वागत है। होर्मुज जल डमरू मध्य में इन दिनों भारतीय जहाजों पे हमला किया गया है। ये अब हमला किसके द्वारा हुआ है उस पे हम बातचीत करेंगे। कुछ तथ्य कहते हैं कि ईरानी सरकार द्वारा और कुछ कहते हैं कि किसी और द्वारा। अब ये किसी और में कौन है उस पे हम बात करें। जैसा कि आप सभी को पता होगा, 17 अप्रैल वहां के राजनयिक ने आश्वासन दिया। राजनयिक में कौन? ईरान के विदेश मंत्री हैं। क्या नाम है? सैयद अराघाची। इनके द्वारा एक आधिकारिक बयान दिया जाता है। एक्स पे इन्होंने लिखा कि भैया ये जो स्ट्रेट ऑफ होर्मुज है अब पूरी तरह से 21 अप्रैल तक खुला रहेगा। यहाँ पे आराम से आप आयात निर्यात कर सकते, आराम से अपने जहाज को ले जा सकते हैं। इसी का समर्थन अमेरिका के राष्ट्रपति ने किया था। अब यहाँ पे 18 तारीख को क्या हुआ कि IRGC की गनबोट द्वारा कार्रवाई हुई है। लेकिन इन दिनों क्या चल रहा है कि IRGC जो है वहां के सरकार से मेल नहीं खा पा रही है। यहाँ पे लिखा हुआ है कि आधिकारिक मंजूरी के बावजूद भारतीय झंडे वाले वाणिज्यिक जहाजों पर अचानक फायरिंग और उन्हें वापस लौटने पर मजबूर किया गया। तो इसका मतलब ये है कि ईरान से भारतीय जहाज कच्चा तेल लेकर आ रही थी। ये लारक द्वीप पर पहुंचती है। यहाँ पे ओमान तट से ठीक 20 समुद्री मील की दूरी पर मध्य जल क्षेत्र की सी माइंस के कारण जहाजों को इसके सकरे मार्ग से गुजरना पड़ता है। यानी आप देखेंगे कि ओमान के पास जो तट है वहां पे कुछ माइंस बिछाए हुए हैं, सी माइंस जिसे कहते हैं। इस वजह से यहाँ से जहाजें न जाकर इस एरिया से जाती है। लेकिन फिर भी वहां पे आप देखेंगे कि किस तरह से 20 नॉटिकल माइल से फायरिंग किया जाता है और जहाजों को गोली लगती है। इसमें आप देखेंगे कि चैनल 16 पर ऑडियो चेतावनी के तुरंत बाद गनबोट द्वारा फायरिंग होने लगती है। कुल 14 जहाज रोके गए, जिनमें से 13 को वापस लौटना पड़ा और साथ में एक पर गोली तो लगी, लेकिन वो भी अपने देश को लौटने में रास्ता बदलकर आने में सक्षम रही। अब इसमें जो है जग अर्नव और सनमार हेराल्ड, ये दो जहाज पे ज्यादा फोकस किया गया है, क्योंकि इसमें जग अर्नव जो है ये फायरिंग का शिकार हुआ है और सनमार जो है वो सुरक्षित, लेकिन मार्ग बदलने पर मजबूर हुआ, लेकिन सुरक्षित लौटा है। इराक से आ रहा है कितना? 20 लाख बैरल कच्चा तेल। अब इसमें देखते हैं कि भारत का कूटनीति जो है संतुलन है या फिर ऐसे चल रहा है कि भाई ना तो खुला समर्थन है ईरान को, ना ही विरोध करता है। अगर देखें हम अंतरराष्ट्रीय कूटनीति को, तो इसमें देखते हैं कि इजराइल से मित्रता है, लेकिन ईरान के खिलाफ कोई बयान भी नहीं दिया है। संयुक्त राष्ट्र जो है इसमें हम देखते हैं कि संयुक्त राष्ट्र में ईरान विरोधी प्रस्ताव पर तटस्थता भी रखता है। व्यापारिक मार्गों को खुला रखने की निरंतर अपील भी करता है। मानवीय और जन समर्थन में देखें तो भारतीयों में प्रो ईरान की भावनाएं ज्यादा देखने को मिलती है। आम नागरिकों को, विशेषकर कश्मीर से हमने देखा कि इसके द्वारा आर्थिक और मानवीय सहायता, जो कि हम देखते हैं कि बच्चों के पिगी बैंक तक दान कर दिए। अब इसमें ये देखा जाता है कि विदेश मंत्रालय का बड़ा कदम सामने आया है। क्या है? भारत ने ईरानी राजदूत मोहम्मद फत अली को तलब किया है। अब ये कौन है? ये वहां के समझ लीजिए कि राजदूत के रूप में है। इनको बुलाया गया कि बोला गया भैया आप आइए, ऐसा कैसे हो सकता है? तो इनको समन दिया गया है और स्पष्ट शब्द में कहा गया है कि भारत और जो व्यापारिक हितों जहाजों पर ऐसा हमला हुआ है ये अस्वीकार है, ये पूरी तरह से हम स्वीकार नहीं करते। ईरान का आश्चर्यजनक बयान भी आया है। वो बयान क्या है? आप देखेंगे कि ईरान के जो सुप्रीम लीडर है डॉक्टर अब्दुल मजीद हकीम, उन्होंने बयान दिया है कि भैया ईरान भारत के साथ शांति चाहता है, हमें इस घटना की कोई जानकारी ही नहीं है। ऐसा कैसे हो सकता है? लेकिन फिर भी चलिए हम मान लेते हैं कि जब भारत ईरान का सहयोगी है और ईरानी सरकार इस हमले से अनजान है, तो आखिर ट्रिगर किसने दबाया? ये सवाल पैदा हो जाता है। ये समझ लीजिए कि ये जो है इसका उत्तर ईरान की आंतरिक राजनीति में छिपा है। कैसे? समझिए। एक देश दो सत्ता, इसलिए कह रहा हूं, जैसे कि आपने देखा होगा कि अफगानिस्तान में तालिबान हुआ करता था और सरकार, वहां के सरकार पे किसका वर्चस्व हुआ? तालिबान का। तालिबान कौन था? तालिबान एक प्रकार से संगठित सेना थी, उसने अपने आप को सरकार वहां पे घोषित कर दिया। उसी तरह से अब देखते हैं कि भारत के जहाजों पर हमला ईरान ने नहीं, देखिए ध्यान से देखिए, ईरान ने नहीं बल्कि IRGC ने किया है, जो अब ईरानी चुनी हुई सरकार के नियंत्रण से बाहर हो चुकी है। अब ये समझिए कि राष्ट्रपति जो मसूद पेजेशियन को किनारे कर दिया गया। स्ट्रेट ऑफ होर्मुज जो है अब कूटनीति का नहीं बल्कि IRGC के शक्ति प्रदर्शन का अखाड़ा बन चुका। इस बात में कोई दो राय नहीं है। जैसे कि आप देखेंगे कि चुनी हुई सरकार जो है अब
इसके विरोध में IRGC, जो कि खुद सरकार ने इसको अपने लिए बनाया था, ये देखते हैं कि प्राथमिक लक्ष्य क्या था। ईरानी सरकार जो है कूटनीति, युद्ध विराम और शांति चाहती है, और IRGC क्या है, सैन्य वर्चस्व और नाकेबंदी। होर्मुज पर रुक क्या है कि भैया जलडमरू मध्य पूरी तरह खुला है। कौन कहता है? ईरानी सरकार। लेकिन जलडमरू मध्य पर हमारा नियंत्रण है, ये कौन कह रहा है? IRGC। वफादारी की बात करें तो देश का संविधान और जनता, ईरानी सरकार इसके साथ है, और वहीं देखें तो सीधे सुप्रीम लीडर अब जो है मुज्तबा खामनेई IRGC के साथ में जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। वर्तमान जो स्थिति है, हाशिए पर ये कह सकते हैं कि शक्ति के वास्तविक नियंत्रण के रूप में हम IRGC को देख रहे हैं। इट मीन्स कि अगर कोई बातचीत होगा IRGC के साथ होगा, और IRGC भी यही चाहता है कि भैया हमें कोई भी बात हो रहा है उसमें शामिल नहीं कर रहा है। अच्छा, इसका जो रुख है इस तरह का, वो किस लिए है? हाल ही में जो पाकिस्तान के साथ बातचीत हुआ है उसमें IRGC चाहता था कि हमें भी शामिल किया जाए, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। देखिए IRGC क्या है? IRGC जो है वो क्या है? एक सुप्रीम लीडर खामेनेई, जो कि कटप्पा जैसी वफादारी करने वाला, ये इस प्रकार का सेना है। इसमें कितना है? 1.25 लाख स्थायी सेना है। इसमें एज ए रिजर्व बल काम करता है, स्वतंत्र वायु सेना है, स्वतंत्र नौसेना है इसके पास, विदेशी प्रॉक्सी ट्रेनिंग विंग है इसके पास। तो समझिए कितना पावरफुल है। वहां की सरकार ने खुद के लिए बनाया था कि उसके खिलाफ, अगर सरकार के खिलाफ कोई प्रदर्शन होता है तो उसको दबाने के लिए इसका काम था। लेकिन आज समय में देखें तो IRGC राष्ट्रीय सेना नहीं, वो उस टाइम भी राष्ट्रीय सेना नहीं थी। यह शासन विरोधी आवाजों को दबाने और अपनी सर्वोच्चता कायम रखने के लिए बनाई गई एक समानांतर महाशक्ति। देखिए असली उद्देश्य जो है IRGC की कूटनीति नाराजगी में क्या है कारण? अगर देखें तो IRGC जो है अंतरराष्ट्रीय वार्ताओं जैसे हालिया पाकिस्तानी यात्रा से बाहर रखा गया। प्रतिक्रिया क्या हो? खुद को लूप से बाहर किए जाने पर IRGC सरकार के फैसलों जैसे जहाजों को सुरक्षित रास्ता देने पलट रही है, वो नहीं देना चाहिए। परिणाम क्या हुआ कि जैसे आराघाची और ट्रंप के बयानों को झूठा साबित करने के लिए IRGC ने जानबूझकर भारतीय जहाजों पर हमला किया है, ताकि यह संदेश जाए कि असली बास कौन है। असली बास यहाँ पे IRGC है, ईरानी रिवोल्यूशनरी गार्ड ट्रूप्स। इस तरह से हम आखिर अच्छा देखिए निष्कर्ष की बात करें तो ईरान अब एक अफगानिस्तान जैसी स्थिति का सामना कर रहा है। ध्यान से देखिएगा, जहां आधिकारिक सत्ता और जमीनी सैन्य नियंत्रण अलग अलग हाथों में है। अमेरिका ईरानी सरकार के किसी भी बयान पर अब पूरी तरह भरोसा नहीं किया जा सकता। इट मींस अमेरिका क्या कहता है उस पर अब ध्यान नहीं दिया जाएगा, प्लस ईरान क्या कहता है उस पर भी ध्यान नहीं दिया जाएगा। अपने सोचे समझी कदमों के साथ आगे बढ़ा जाएगा। भारत की कूटनीति के लिए यह अब तक की सबसे जटिल परीक्षा है, देश के साथ संतुलन बनाना जो खुद अपने आप से लड़ रहा है। सोचिए, एक तरफ ईरान है और दूसरी तरफ IRGC। इन दोनों के बीच अब युद्ध चल रहा है कि भैया हमें भी कोई भी बातचीत हो उसमें शामिल किया जाए। तो अगली वीडियो में मिलते हैं,